आज लास्ट चैप्टर हम लोग करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब होता है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीएसटी। तो क्या क्या हमको पढ़ना है जीएसटी में, उस पर देखें। जीएसटी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जीएसटी क्या होता है, उसका रजिस्ट्रेशन पढ़ना है, उसके रेट क्या है, जीएसटी रेट का स्ट्रक्चर कैसा है, ई वे बिल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इसको कहते हैं, और जीएसटी ई इनवाइसिंग किसको कहते हैं। प्रैक्टिकली हमको करना है जीएसटी को कंपनी में कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे हम इंट्रा स्टेट इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई करते हैं। इंट्रा स्टेट इनवर्ड का मतलब हो गया, इनवर्ड बने परचेज, आउटवर्ड बने सेल। तो जीएसटी के जो कानून बने हैं, रूल बने हैं, उसमें सेल परचेज नहीं यूज़ किया गया, उसमें क्या किया गया, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई बोला गया। तो ये समझना पड़ेगा। और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है अपने राज्य की भौगोलिक सीमा में ही जो आप परचेज सेल करेंगे या इनवर्ड आउटवर्ड करेंगे, उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब हो गया एक राज्य से दूसरे राज्य में आप सप्लाई अगर करेंगे या लेंगे तो उसको हम इंटर स्टेट करते हैं। तो दोनों आपको पढ़ना है। जीएसटी इनवाइस कैसे प्रिंट करना है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटअप, ये एक मैकेनिज्म है, इसको समझाएंगे क्या होता है, और कैसे टैक्स पे करना है और कैसे रिपोर्ट जनरेट करना है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है हमारा जीएसटी के चैप्टर में। तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करें कि जीएसटी क्या है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी जो है वह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर। तो पहले ये समझें अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। कर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि ये उसी पे आरोपित होता है जो जिसको देना है, ठीक है। मतलब इसमें दो लोग शामिल होते हैं, एक टैक्स देने वाला और एक टैक्स लेने वाला जो कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ें शामिल हो जाती हैं। टैक्स लगता किसी और पे है, देता कोई और है। लेने वाला तो खैर हर में कॉमन है, सरकार है। जैसे आप मोटरसाइकिल खरीदने गए, टैक्स है मोटरसाइकिल पे, देना आपको पड़ेगा क्योंकि आप ले रहे हैं, ठीक। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स, जो आय करता है उसी को देना है, ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। कारपोरेट टैक्स, जो लोग व्यापार करते हैं, है ना, व्यापार में, तो जो व्यापारी है इनकम किया, अगर उसका व्यापार में इनकम है तो वो टैक्स देगा, सिंपल। उसमें कोई तीसरे व्यक्ति का या तीसरे आयाम का कोई सीन नहीं है। लेने वाला और देने वाला, जिस पे आरोपित होता है टैक्स वही उसको पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आरोपित किसी और पे होता है। पिज़्ज़ा खा रहा है, बिल आया तो जीएसटी भी आ गया। खाने पे थोड़ी पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा पे टैक्स है। खाने आपके खाने से आप उसको ले लेते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने इसको कंज्यूम किया, ये सेवा और माल आपने ले ली, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो टैक्स तो लगा पिज़्ज़ा पर, देना पड़ा किसको, आपको, जो खाएगा। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो 2 प्रकार का होता है। अगर आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार के रूप में उसको विभाजित करें, जीएसटी आने से पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग अप्रत्यक्ष कर लेती थी। केंद्र सरकार लेती थी एक्साइज ड्यूटी, जिसको कहते हैं उत्पाद कर। भारत की भौगोलिक सीमा में कोई भी सामान अगर फैक्ट्री की चारदीवारी के अंदर उत्पादित होता है तो उस पर उत्पाद कर लगेगा, जो डिपार्टमेंट तय करेगा उसको उत्पाद करते हैं। कोई भी सामान पैदा हो रहा है फैक्ट्री में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी आपसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी। अगर भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर से माल ले जाएंगे या भेजेंगे तो टैक्स केंद्र सरकार लेती थी, वो अप्रत्यक्ष करता है, ठीक। तीसरा था सर्विस टैक्स, सेवाओं पे। पूरे भारत में जो सेवाएं दी जा रही हैं उस पर टैक्स लेने का अधिकार किसको था, केंद्र सरकार। तो ऐसे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे उसको हम सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स में लंबी लिस्ट थी। स्टेट किस पे लेता है, तो स्टेट लेता है उसके राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, उसके राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो भी सामान सेवा नहीं बिकता है उस पर राज्य सरकार कर लेती है। ये जीएसटी से पहले की बात बता रहा हूँ।
उसके बाद जो आप गाड़ी खरीदते हैं, रोड टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स देते हैं, है ना, आप स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, कोई ज़मीन वगैरह की खरीदारी करते हैं तो उसमें आपको ड्यूटी देनी पड़ती है ना। ये सब सारा जो है वह राज्य सरकार, लग्जरी टैक्स वो भी सरकार को। एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स होता है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में जब दूसरे प्रदेश से कोई माल आएगा तो वो चेक पोस्ट बना हुआ है, जैसे भरौली बना हुआ था, भरौली चेक पोस्ट, तो उस पर टैक्स लगता है। फिर लगता है चुंगी, ऑक्ट्राई। चुंगी कहाँ लगता है? जब किसी नगर पंचायत या नगर पालिका में किसी दूसरे जगह से माल घुसेगा, जैसे अब आपके शहर में चुंगी है तो बाहर से आएगा तो उस पर लगता है। तो बहुत तरह के अप्रत्यक्ष कर जो है वह राज्य सरकार लगाती है। तब सवाल आता है जीएसटी लाया क्यों गया? जीएसटी लाया गया कि जीएसटी लाने से पहले एक व्यापारी को इतने तरह के डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता था, है ना, और उसका सारा समय इन्हीं चीज़ों में बीत जाता था, 20-25 टैक्स। दूसरा एक मुश्किल ये थी कि कोई अगर पूरे भारत में अपना व्यापार करना चाहता है तो उसके लिए तो हर राज्य के स्ट्रक्चर को समझना होगा, क्योंकि हर राज्य कर वसूलने के लिए अपना अलग अलग नियम लगाएंगे, अलग अलग कर भी थे, अलग अलग टैक्स का रेट भी था। तो टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कर प्रशासन जो था, वह बहुत ही लुंज पुंज और अस्त व्यस्त था, और उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त था, है ना, और सरकार को कोई रिवेन्यू मिलता नहीं था, सिर्फ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता था। तो सरकार लंबे समय से इस बारे में बात कर रही थी, करीब 10-12 साल बाद हुई, तब जाके 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। तो जीएसटी लागू हुआ, उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन 3 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, मल्टीपल टैक्सेस, बहुत सारे टैक्स थे। आज के डेट में सिर्फ जीएसटी है, करीब 27-28 टैक्सेस थे, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। तो मल्टीपल टैक्स को ख़त्म करके एक टैक्स लाया गया। नारा भी दिया गया जीएसटी का, 1 टैक्स 1 नेशन 1 मार्केट, एक बाजार, एक राष्ट्र, एक कर। ठीक है। दूसरा क्या था? मल्टीपल रेट्स ऑफ टैक्सेस। अब क्या था कि किसी भी सामान पे कॉपी है, अब इस पे उत्तर प्रदेश में कोई अलग टैक्स रेट है, बिहार में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, बंगाल में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, कर्नाटक में अलग है। तो जिसको कॉपी बनाना है ऑल इंडिया लेवल पे, उसको 2800 प्रदेश का टैक्स स्ट्रक्चर पता करके इसका कीमत तय करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम। दूसरा ये कि सरकार जब चाहे बदल दे, उस पर भी नज़र रखनी है, ये तो बड़ा टेढ़ा काम है। तो इन सब जो मल्टीपल रेट्स के कारण एक समस्या थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। ये जो कर लगाने का जो स्थिति बनती थी वह अलग अलग टैक्सेस में अलग अलग होती थी। उदाहरण के लिए देखिए, एक्साइज ड्यूटी तभी लग जाती थी, उत्पाद कर केंद्र सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर, जब कोई माल किसी फैक्ट्री की 4 दीवारी से बाहर गया, भले उसके गोडाउन में ही गया, लेकिन उस पर उसको कर दे के जाना है, बिका नहीं है वो, सिर्फ उसके गोडाउन में। भाई किसी की भी फैक्ट्री की एक क्षमता होगी ना, सारा माल तो वहीं रख नहीं पाएगा, वो वेयर हाउस गोडाउन बनाएगा, तो गोडाउन में रखने गया तो उसको टैक्स देना है। उसी तरह कोई सामान आप खरीद रहे हैं तो वह सामान जैसे ही बिल बना वैसे ही आपको कर देना है, पहुंचा नहीं पहुंचा उससे कोई नहीं, सरकार को लेना है। तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन था, है ना। ये 3 महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण जीएसटी लाया गया। नारा दिया गया 1 टैक्स 1 नेशन 1 मार्केट। अब माल और सेवाओं की खरीद बिक्री पर, यानी उनकी सप्लाई पर, खरीद बिक्री शब्द का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर है, लेकिन चूंकि उसी से हम समझते हैं किसी बात को, तो इतना जल्दी जाने वाला भी नहीं है दिमाग से। तो बोलना है कि जीएसटी क्या है? जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई होती है उस पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। दूसरी खासियत इस जीएसटी की है कि यह एक डुअल टैक्स स्ट्रक्चर है। इसमें आधा हिस्सा केंद्र सरकार का और आधा हिस्सा राज्य सरकार का होता है। ठीक है, देखिए, कहता है कि जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।
GST is a business reform and beyond just modification of the rate of tax, GST is changing the process of compliance, thereby resulting in a shift in the way business operates. कहता है कि GST सिर्फ एक कर का बदलाव नहीं है, बल्कि व्यापार करने के पूरे तौर तरीके को बदल देने वाला परिवर्तन है। ठीक है, ये तो टेक्निकली सही है कि टैक्स का ये बदलाव है, लेकिन इस टैक्स के अमूल चूल बदलाव से व्यापार करने की जो प्रक्रिया थी वही बदल गई। इससे क्या बदलाव हुआ? इससे कंप्लायंस बढ़ा, लोग ज़्यादा टैक्स के दायरे में आए, सरकार का रेवेन्यू बढ़ा। कुल मिला के सरकार को क्या कराना? अपना रेवेन्यू बढ़ाना है ना। सरकार ये जो प्रयास कर रही थी वही कर रही थी कि इतने सारे टैक्स, इतने सारे डिपार्टमेंट, तो सरकार के डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये राज्य सरकार उस राज्य सरकार को सूचना नहीं दे रही है, बरसों लग जाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए GST लाया गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो बदलाव हुआ कि इसमें यह कोशिश की गई एकदम 100% कि सारा जो प्रोसेस है वो डिजिटलाइज हो जाएगा। माने आपको बुक कीपिंग यानी अपने अकाउंट्स की देख रेख कागज़ पे नहीं बल्कि कंप्यूटर पे करना है, और यही वजह है कि आपको पढ़ रहे हैं। हर बिजनेस को जो GST में रजिस्टर्ड है उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने सारे सप्लाई का, सारे लेन देन का, सारे व्यावसायिक गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखें, यानी कंप्यूटर पे रखें। ये मैंडेटरी है, मतलब आप उसको किसी बहाने से इग्नोर नहीं कर सकते। वाई GST में बोलता है कि इनडायरेक्ट सिस्टम्स हैड इनएफिशिएंसी एंड लिमिटेशंस। GST से पहले जो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर का जो सिस्टम था, जो तंत्र था, वह इनएफिशिएंट था। इनएफिशिएंट का मतलब जो कुशल नहीं है ना, कारगर नहीं है ना, अपर्याप्त। और उसकी कुछ सीमाएं थी, लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? मल्टीपल टैक्सेस, जैसा अभी बताया हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवीज, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, अदर सेस, है ना, स्टेट गवर्नमेंट वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स इत्यादि। तो पहला तो मल्टीपल टैक्सेस था, दूसरा मल्टीपल टैक्स रेट्स थे, ये बता दिया हमने, और तीसरा मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेस है। कहीं मैन्युफैक्चरिंग पे लग रहा है, कहीं ट्रेडिंग पे लग रहा है, कहीं सेवाओं पे लग रहा है, वो तमाम तरह के उलझने थी। GST allows a seamless flow of tax credit and emulates the cascading effect of all the indirect taxes in the supply chain from the manufacturer to retailer across the state. अब देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम क्या होता है ये समझिए, इम्पोर्टेंट है। ITC इसको कहते हैं, ये पहले भी था, GST से पहले भी था ITC का। ITC क्या होता है कि जब एक व्यापारी कच्चा माल खरीदता है, और जैसे मान लो कोई चमड़े का व्यापारी है जो चप्पल बनाता है, तो वो अगर 100 रुपये का चमड़ा खरीदा और उस पर उसने अगर 12 रुपया टैक्स दिया, मान लो 12 रुपया टैक्स, तो उसकी खरीदारी हो गई 100 + 12 112। अब उस चमड़े के सामान में या चमड़े में 100 रुपये में वो वैल्यू एडिशन करता है, मूल्य संवर्धन करता है, उसको साफ करता है, उसको कलर करता है, उसको सिलता है और जूता चप्पल बनाता है। अब ये जूता चप्पल में मान लीजिए अपनी सारी मजदूरी और अपना प्रॉफिट वगैरह सब कैलकुलेट करके कर लिया कि भाई चलो 100 रुपये का चप्पल है और 100 रुपये पे मेरा मार्जिन और मेरी मजदूरी मिला के 200 में बेचेंगे। जब 200 में वो बेचेगा अपने कस्टमर को, तो वो फिर कस्टमर से टैक्स लेगा 12 रुपये। तो 100 पे 12 था, तो 200 पे 24 रुपये आ गया। अब ये जो 24 रुपया वो लेता है कस्टमर से, यह उसका तो होता नहीं, ये सरकार को देना होता है। लेकिन ये जो आप 24 रुपया जो टैक्स है, जिसको आउटपुट टैक्स कहते हैं, तो आउटपुट टैक्स जब सरकार को देने जाएगा तो सरकार कहती है अगर आपके पास इनपुट टैक्स है पहले से क्रेडिट, उसका इस्तेमाल करिए। तो 12 रुपया दिया था, उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। रॉ मटेरियल पर दिए गए टैक्स को हम इनपुट टैक्स कहते हैं, ठीक है। और जब फिनिश गुड हम बेचते हैं और उस पर टैक्स लेते हैं, वो आउटपुट टैक्स कहलाता है। तो जो सरकार को टैक्स पेएबल होता है वह आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होता है। यानी आउटपुट टैक्स 24 - 12, मैंने आप सरकार को 12 ही दिए, लेकिन सरकार को कोई घाटा नहीं। सरकार को कुल मिला के 200 का सामान बिका, उसको 24 रुपया चाहिए, 100 रुपया मिल गया उसको पहले वाले से। पहला वाला भी तो आपसे लेके दिया हुआ सरकार को, और 12 रुपया आप दे दिए, हो गया 24 रुपये का। इससे फ़ायदा ये हुआ कि चोरी, अब अगर ये बिल नहीं बनेगा तो वो कोई बताएगा नहीं कि अब चप्पल बेचे, सरकार कहाँ ढूंढेगी चप्पल किसको बेचा, कौन बेचा।
ढूंढना ही मुश्किल है। लेकिन अब चूंकि आपको 12 रुपया लेना है, उसका फ़ायदा लेना है, क्रेडिट लेना है, उसको कहते हैं क्रेडिट लेना। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आप जब खरीद रहे थे व्यापारी की हैसियत से, आपने जो टैक्स दिया वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका आप काम करेंगे आउटपुट टैक्स देने में घटाएंगे, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगे। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करना। ये जब आप टैक्स लायबिलिटी आप पे कब बनती है, जब आप कोई सेवा प्रदान करते हैं, कोई माल बेचते हैं, जब भी आप कोई सप्लाई करेंगे, चाहे माल का करें या सेवा का करें, सप्लाई के साथ जो टैक्स आप कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, वह आपकी लायबिलिटी होती है, वो सरकार को देना है। इसी लायबिलिटी को कम करने के लिए आप अपने परचेज पे जो टैक्स दिए थे वह आईटीसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब लायबिलिटी माइनस आईटीसी बराबर टैक्स पे। ठीक है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वह जीएसटी का डिपार्टमेंट करता है, जो केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट है ना, इनडायरेक्ट टैक्स का। और वहाँ पे आपको 15 डिजिट का पैन बेस्ड, इसमें पहला जो 2 कोड होता है, ये 15 डिजिट याद रखेंगे, ये आएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक है वो याद रखिएगा, ये भी याद रखना है। पहला जो 2 नंबर होता है उसको स्टेट कोड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने अपने व्यापार का अगर पैन नंबर बनवाया है तो वो पैन नंबर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आया है। उसके बाद जो है वो इंटाइटी कोड होता है। इंटाइटी कोड का मतलब कि आपका बिजनेस एक से ज़्यादा स्थान पर अगर चल रहा है तब ये संख्या अगर एक से ज़्यादा है तो बढ़ेगी, जैसे अगर 5 है तो ये 5 हो सकता है, 2 है तो 2, 1 है तो 1। उसके बाद ब्लैंक और चेक सब डिजिट, ये जो दोनों डिजिट निकलता है, एक ब्लैंक का और एक चेक सब डिजिट का, 14वां और 15वां, यह कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग से निकलता है जो आपके पूरे इस डाटा को कैलकुलेट करके निकालेगा। तो 15। अब आपको क्या याद रखना है, स्टेट कोड 2 होता है, पैन नंबर 10 होता है, इंटाइटी कोड 1, ब्लैंक 1 और चेक सब डिजिट 1, ये 3 हो गया, ये 10 13 हो गया और ये 2। ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर की। अब जीएसटी जो लगता है माल और सेवाओं पे, जैसे आपने बताया, वह चार तरह के, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उसकी 4 प्रकार होंगे। पहला जो होता है जीरो रेटेड। ठीक है, जीरो रेटेड का मतलब ऐसे सामान जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए। ठीक है, इसमें एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, ताज़े फल सब्जियां या खेत से जो भी उत्पादित होता है, खीरा ककड़ी है ना, टमाटर, और इन सब सारी चीज़ों से पर जीएसटी नहीं लगता। अंडा है, दूध है, लेकिन यही दूध अगर पॉलीथीन में पैक होकर कोई कंपनी बेचेगी तो जीएसटी के दायरे में आएगा। उसके बाद आता है मेरिट रेट। मेरिट रेट कहते हैं जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो कॉमनली सभी लोग यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं, कॉमनली सभी लोग यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेरिट रेट, 5% के रेट से। ठीक है, दवाएं इसी में आती हैं, दवा जो हम खाते हैं, क्योंकि ये सब लोग खाते हैं, गरीब भी खाता है और अमीर भी खाता है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट जो है वो 2 प्रकार का होता है, 12 और 18%। 12 और 18%। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, है ना, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी इसी में आ जाते हैं, 12 से 18%। उसके बाद आता है डिमेरिट रेट, ये याद भी रखना होगा आपको। डिमेरिट रेट ऐसे आइटम पे लगता है जो लग्जरी आइटम होता है, जैसे एयर कंडीशन है ना, महंगे फ्रिज है 1 लाख से ऊपर, सब पे 28% लगता है। टोबैको पे लगता है, पान के गुटखा पे लगता है ना, एयरेटेड ड्रिंक्स जो पीते हैं आप, है ना, जिसमें ऑक्सीजन खूब भर भर के चूसा रहता है। एडिशनल सेस, सरकार एक सेस का मतलब होता है अधिभार, ये भी एक प्रकार का कर ही होता है।
है ना। किसी खास उद्देश्य के लिए अगर कोई कर लगाया जाता है तो उसको हम सेस कहते हैं, अधिभार, और उद्देश्य पूर्ति होने के बाद वो बदल जाता है। जैसे किसान कल्याण सेस, किसानों की ऋण माफ़ी के लिए लगा, है? स्वच्छ भारत सेस, भारत को स्वच्छ करने के लिए लगा। उसी तरह कहीं कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, सुनामी आ जाती है, उसके लिए लगा जाता है। प्राइमरी एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस लगता था बच्चों को मिड डे मील बांटने के लिए। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उनके टीचरों को फीस करने के लिए वही सेकेंडरी एजुकेशन सेस लगता था। यह कर के अतिरिक्त लगता था अधिभार के लिए। तो कुछ एडिशनल सेस लगती है बहुत, जो लग्जरी आइटम है 1% से लेकर 25%। अगर आप 15 लाख के ऊपर की गाड़ी खरीद रहे हैं तो ये 25% उस पर लग जाएगा, है ना। वो बोलेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल सेस, क्लीन एनर्जी सेस, है ना, तमाम तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस। आखिर ये जो रिसर्च के लिए बनी हुई है लेबोरेटरी भारत सरकार की, इनमें बड़ा खर्चा आता है, तो इसके लिए भी पैसा चाहिए, तो ये सेस के रूप में। तो जीरो रेट एक, ये सब जितना टैक्स है सर ये तो पहले यूज होता था कि अभी भी यूज होता है? ये अभी भी यूज होता है। ज़्यादातर तो 18% GST ज़्यादा लगती है ना। जी, जीरो रेटेड का मतलब कि तो जीरो रेट कोई सामान जो आप खा रहे हैं वो टैक्स का स्ट्रक्चर बता रहा है कि वैसे सामान जो GST के दायरे में नहीं है, जैसे किताबें वो GST के दायरे में नहीं आती, लेकिन आप और कोई स्टेशनरी का सामान खरीदेंगे उस पर लगेगा GST। पेन खरीदेंगे, पेंसिल खरीदेंगे, उस पर लगेगा, ठीक है ना। मेरिट रेट उसको कहते हैं जो सब लोग यूज़ करते हैं, है ना। नमक है और भी सारी चीज़ें हैं जो इसीलिए सब खाते हैं। स्टैंडर्ड रेट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और फास्ट कंज्यूमर गुड्स जो मूविंग गुड्स है ना, उस पर 12 से 18। डिमेरिट रेट उसको कहेंगे जो बहुत लग्जरी आइटम होगा, जैसे लग्जरी कार है, AC है, टोबैको है, नशे वाली चीज़ें हैं, शराब है, इन सब सारी चीज़ें। एडिशनल सेस 1 से 25% की अलग लगेगा। आर्टिकल आउटसाइड GST टैक्स स्लैब, बहुत से ऐसे हैं जो इस टैक्स स्लैब में नहीं आता, जैसे गोल्ड है, जेम है, ज्वेलरी है, इस पर 3% से GST लगता है, क्योंकि यहाँ तो रेट है नहीं। यहाँ रेट तो है 0, 5, 12, 18, 28, यही। इसके बाहर 3% लगता है गोल्ड, जेम, ज्वेलरी पे। और अगर रफ प्रीसियस, सेमी प्रीसियस स्टोन है तो उसको 0.25% लगता है, 1% का 1/4। जैसे नीलम है, पोखराज है, ये सब प्रीसियस मेटल है ना, ये अगर रफ है, अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो उस पर 0.25%, ये याद है। ई वे बिल जो है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है, मतलब कोई सामान जिसकी कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा है और उसका 10 किलोमीटर से ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है ना, तो उसके लिए सरकार कहती है आप एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल बनाइए, ई वे बिल में क्या होता है, उसमें ये बताया जाता है कि सामान कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है, कितने किलोमीटर जाएगा, किस गाड़ी से जाएगा, सामान की कीमत क्या है ना, उस पर लगने वाला टैक्स क्या है। यह जानकारी उस कैरियर को जिस पे सामान जा रहा है उस पर होना चाहिए, वरना वो चेक पोस्ट पर पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, शुरू में तो था कि 50,000 का सामान जब एक राज्य से दूसरे राज्य मूव करेगा, बाद में ये परिवर्तन किया गया, नहीं, अगर अपने भी राज्य में कर रहा है तो भी लगेगा। बाद में सरकार ने उसमें कुछ छूट दे दी, कहीं कि हर राज्य सरकार अपना लिमिट तय कर सकता है, कहीं कहीं पे 1 लाख है केंद्र सरकार, लेकिन इंटर स्टेट में 50,000 क्योंकि तो केंद्र का है मामला। तो अगर अंतर्राज्यीय आप सप्लाई कर रहे हैं और 50,000 से ज़्यादा का कर रहे हैं तो ई वे बिल कम है तो नहीं, ठीक है, कम है तो नहीं लगाने जरूरी है, आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। 50,000 से कम है तो आपकी मर्जी, आप बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, लेकिन अगर सामान का मूल्य 50,000 से ज़्यादा है तब तो अनिवार्य रूप से बनाना है, तो सज़ा हो जाएगी एक राज्य में। और राज्य के अंदर जो है अलग अलग राज्य अपने यहाँ अलग अलग लिमिट कर लिए हैं। शुरू में ये दोनों में 50 था, कोई 1 लाख कर लिया है, वो अलग अलग राज्य अपना अलग अलग सेट कर लिया। GST ई इनवाइसिंग क्या है, अब क्या था, GST को थोड़ा सा और रिफाइन करने के लिए सरकार ने एक प्रोविज़न बनाया कि जब सब कुछ डिजिटल हो गया
तो हम ई इनवाइसिंग का ऑप्शन रखें। ई इनवाइसिंग का मतलब है कि अगर B2B आप काम कर रहे हैं, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को सप्लाई हो रही है, तो दोनों का रजिस्टर्ड GST नंबर होगा। या B2G हो रहा है, माने बिजनेस टू गवर्नमेंट को सप्लाई हो रही है, इनका जो बिल है वह एक पोर्टल पे आपको उसी वक्त अपलोड कर देना है जब वो बन रहा है, जिसमें सारी जानकारी सरकार को तुरंत मिल जाती है। अब इसमें क्या है, जितना भी सेल करेंगे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स काटेंगे आप, है ना, उसको इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको जाके रजिस्टर करना है। IRP इसको कहते हैं, इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, क्या है, इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। वहाँ ये जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपको एक यूनिक IRP मिलेगा, IRN मिलेगा, इनवाइस रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या मिलेगा, इनवाइस रजिस्ट्रेशन रेफरेंस, इनवाइस रेफरेंस नंबर, IRN, इनवाइस रेफरेंस नंबर, IRN। तो IRP हो गया इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उस पर जब हम कोई बिल डालेंगे, है ना, तो हमको एक रेफरेंस नंबर आएगा। अब हर इनवाइस का एक रेफरेंस नंबर होगा जो 64 डिजिट का होता है, बड़ा लंबा चौड़ा, और उससे एक QR कोड जनरेट होता है। उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऐसा करने से आपको ई इनवाइस भी साथ में बनाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत में ये रखा गया था कि जिसका 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यापार हो रहा हो वही उसके लिए ज़रूरी है, पर इसका टारगेट है कि हर रजिस्टर्ड डीलर आने वाले समय में कभी न कभी सरकार जो भी टाइमलाइन तय करेगी सबको करना होगा। तो एज ए अकाउंटेंट अगर आप कहीं काम करने जा रहे हैं तो इससे आपका मुकाबला हो सकता है आने वाले। अब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो पहले ही दिन से होगा। ठीक है, अब देखिए 1 अक्टूबर सन 2022 को, यानी पिछले साल अक्टूबर में, वह सारे लोग जिनका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़, देखिए 500 करोड़ से शुरू किया था 1 अक्टूबर 2020 को, उसको घटाते घटाते कहाँ लाया, 10 करोड़। तो गाज़ीपुर में ऐसे कम से कम 200 लोग हैं जो अब ई इनवाइसिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सरकार नोटिफिकेशन कर देगी तब वो आपको करना होगा। अब GST में इसको करने के लिए हमको शुरुआत करने के लिए किसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आता हूँ, क्रिएट कंपनी करता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट में अपना नाम लिख देता हूँ ताकि ये पता रहे कि मेरे द्वारा बनाई गई। मेलिंग एड्रेस आप जब करेंगे प्रैक्टिकल तो अपना सब डाल दीजिएगा, हम कुछ तो नहीं। स्टेट बताना ज़रूरी है, बुक में दिया है केरला, आप कर्नाटका चूज़ करिएगा क्योंकि GST नंबर कर्नाटका का है मेरे पास, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी किसी भी प्रदेश में हो सकती है। ये सब तो आप बनाना जानते हैं। अब मुझे ये देखना है कि ये कंपनी बंद कर रही है 1 अप्रैल 2023 कर्नाटक। सही है। अब जैसे ही ये कंपनी क्रिएट होगी ये स्क्रीन आपके सामने खुलती है, आप इससे परिचित हैं। जी। अब अभी तक तो आप ये नो करके चलते थे, लेकिन अब इसको यस करें। यस करेंगे तो यहाँ कर्नाटक आ जाएगा। आपकी कंपनी जो है वो रेगुलर है, 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो हर महीने टैक्स सरकार को नहीं देता है, मतलब एनुअल अपने टोटल टर्नओवर को देता है, वो छोटे व्यापारियों के लिए। अब यहाँ पे आपको GST नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, ये हम आपको दे देंगे। ये 15 डिजिट का एक कर्नाटक का GST नंबर हमारे पास मौजूद है, ये करेक्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे बोलता है मंथली आप देंगे, GSTR1 क्या है आगे बताएंगे। ये मंथली क्वार्टरली दोनों देने का है। क्वार्टरली उसका जिसका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ रुपए से कम है वो दे सकता है, जिसका 1.5 करोड़ से ज़्यादा है उसको मंथली ही देना। ठीक है, अब आप चाहें तो कंपनी का GST जो है वो यही आप डिफाइन कर सकते हैं।
तो इसको हम यस करेंगे। अब हम देख लें कि ये कंपनी जो बनी है उसमें जीएसटी जो है, देखिए ये रेगुलर में किया है, केरला में किया है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे जीएसटी डिटेल में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेचने वाली कंपनी है ना। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे उसके नीचे पूछ रहा है HSN और SSC, इसका क्या मतलब होता है? HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये पहले से भी था, ये कोई नया नहीं है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हर सामान और हर सेवा को एक यूनिक डिजिट से जाना जाएगा। जैसे आपका मोबाइल नंबर आपकी पहचान है, उसी तरह हर वस्तु का एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य है। अब मान लीजिए कि आप कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलते हैं, चाइना में थोड़े बोलता है, कुछ और बोलता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको डिजिट में दे दें कि वो 4655 का मतलब कंप्यूटर, तो सब लोग अच्छा समझ जाएंगे, कोई लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होगी। तो उसी तरह ये है 4 डिजिट, 2 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट का रहता है। हमको ये दे देते हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, सिस्टम मैंने सिस्टम, हार्मोनाइज का मतलब हारमोनियम से आया है, मैंने सुर मैंने हर जगह एक ही से बोला। SSC का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, जितनी भी सेवाएं हैं उनके लिए कोड बना दिया है, वो डालना होगा, ठीक है, सब कोड अलग अलग होगा। अब यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए यहाँ दे रहा है अननोन एग्जाम रिलेटेड टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल है, ये नो रहेगा। और यहाँ पे वो 18% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप इंटीग्रेटेड टैक्स 18 लिखेंगे, अपने नीचे आधा आधा हो जाएगा। मैं बताया था कि टैक्स डुअल होता है, वो अपने आप, अगर कोई शेष होता तो शेष देते, शेष नहीं है तो हम इसको सेव करें, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट भी हमने 50,000 लिख लिया है ना। और अभी इनवॉइसिंग हम 2 रखते हैं क्योंकि अभी हम ऊपर इसको हम ऐसे सेव करेंगे, तो हमारी कंपनी बन गई, ठीक है। अब कंपनी बनाने के बाद हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1 अप्रैल 23 को 10 लाख रुपए, है ना, हम ICICI बैंक करंट अकाउंट में ले रहे हैं, ठीक है। और इसको एक कैनरा बैंक के चेक के द्वारा जमा करा रहे हैं। चेक का नंबर है 700, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम आएंगे वाउचर में और रिसीट में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे एक कैपिटल का लेजर, दस 1 2 3 4, ठीक है। और डेबिट हो जाएगा हमारा ICICI बैंक, ठीक है ना। ये अंडर बैंक अकाउंट होगा, ये तो पता है पहले से। और इसका नंबर ऊपर डाल लीजिएगा अपना, ठीक। और यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर ये था, और हमने कैनरा बैंक का चेक लगाया, किसका लगाया था, कैनरा बैंक, हो गया। ये हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमको बहुत से सप्लायर बनाना है, जैसे संडी क्रिएटर में ये सप्लायर बनाना है, अरविंद इंटरप्राइजेस, ठीक है, ये संडी क्रिएटर है ना। और ये केरला का है, तो केरला तो बनाएंगे नहीं, हम कर्नाटक का ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ बाहर आते हैं, क्रिएट में जाते हैं, लेजर में जाते हैं,
ठीक है, ये हमारा संडी क्रेडिटर है, ठीक है। और इसको कर्नाटक में ही सेव कर लेते हैं। कर्नाटक में सेव करेंगे तो यहाँ उसका पूछेगा जीएसटी नंबर, तो एक दूसरा जीएसटी नंबर हम इस्तेमाल कर लेंगे, 333CB5333। आपका केरला में बनाया है, हमने कर्नाटक में, क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर पहले से उपलब्ध है। उसके बाद है पीएम अप्लायंसेस, ठीक है। अब ये जो है कर्नाटक का दिखा रहा है, तो अब इसको हमको किसी दूसरे प्रदेश से बनाना होगा, यूपी में बना देंगे, ठीक है, बात एक ही है। यूपी लिख देंगे। और ये क्या था, संडी डेटर था, क्रेडिटर था, ये भी संडी क्रेडिटर है। अब यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश कर देंगे, ये याद रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ यूपी का देंगे, ठीक है। उसके बाद है, तो ये भी यूपी का ही बनाना पड़ेगा, संडी डेटर है ये, ठीक है। हाँ, ये डेप्टर है और ये है कर्नाटक का, यानी यूपी का ही बनाना पड़ेगा। ये है संडी डेटर, सिर्फ जो डालेंगे, कंपनी के केरल की है और वो कर्नाटक का है, तो अलग अलग बनाएंगे ना, हम कर्नाटक में बनाए हुए हैं, स्टेट तो अलग होगा ना। वो ऐसा नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे वो बता दिए, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है केरला का। अब हम उसको ढूंढेंगे बैठ के, उतना टाइम हम क्यों बर्बाद करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तमिलनाडु का है, और ये कोई बात नहीं, ये भी यूपी में जाएगा। अलग प्रदेश का मतलब किसी एक ऐसे प्रदेश में बनाएंगे जिसमें हमने कंपनी नहीं बनाई, तो हो ही गया, उसका स्टेटस इंटर स्टेट होगा। आप कर्नाटक में रह के अलग अलग 27 प्रदेश में बेचे, बातें की है, नियम वही लगेगा बस। तो इसको भी हमको ये भी डेप्टर है, यूपी में डाल सकते हैं ना सर? हाँ, अलग स्टेट में डाल दिए, चाहे हरियाणा डाल दिए, चाहे हाँ, कर जिसका आपके पास हो, जिसका हो आपके पास जीएसटी नंबर हो। मेन यहाँ से है ये जो जीएसटी नंबर है ना, जिसका जीएसटी नंबर हो आप डालिए। दो ही तरह की सप्लाई होती है, एक होती है जो अपने प्रदेश में हो, तो जिस प्रदेश में कंपनी बनी उसी प्रदेश का आपके पास हो गया। दूसरा है अपने प्रदेश से किसी अन्य प्रदेश में, तो वो अन्य प्रदेश कोई हो सकता है, जिसका जीएसटी नंबर आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। लेकिन ये ओरिजिनल काम में तो आपको ओरिजिनल ही डालना पड़ेगा, जब आप काम कर रहे हो वहाँ ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद है श्रीजीत इलेक्ट्रॉनिक्स, कस्टमर है ये भी, और केएल का। अब ये देखिए, इसको कर्नाटक में बनाना होगा ना, ये केरला का ही है। सैनिटेटर ही था, कर्नाटक का था। 29 तो ये हमने यहाँ पे बनाई, वो एड्रेस हमने नहीं डाला है ना। अब हमको परचेज और सेल करना है, चलिए कर लेंगे। टैक्स का लेजर हमको बनाना है, इंटीग्रेटेड टैक्स वो भी बना लेंगे, और इन्वेंट्री बनानी है हमको, ठीक है। और
सैमसंग 32 इंच टीवी बनानी है। ठीक है, अब ये लंबा हो जाएगा तो इसको हम यहाँ ब्रेक करते हैं, है ना।